मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं आपके चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। तो बायोसाइड में हम लोग आज से पढ़ेंगे नॉन कार्ड डेटा की, और उसको नॉन कार्ड डेटा में हम घटना चक्र के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए करते हैं। नॉन कार्ड डेटा का पहला टॉपिक है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस हम करते हैं घटना चक्र से जो लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, काला आजार फैलता है। काला आजार इज़ ट्रांसमिटेड बाय, किससे फैलता है काला आजार। ऑप्शन दिए गए हैं फ्लीबोटोमस, ग्लॉसिना, जू, एडीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है फ्लीबोटोमस। इसका पहला होगा आंसर, राइट आंसर है काला आजार फ्लीबोटोमस से फैलता है। काला आजार नामक रोग जो सामान्यतः प्रोटोजोआ लेशमैनिया डोनामिनी द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन ओरिएंटल सोर लेशमैनिया ट्रॉपिका द्वारा होता है। लेशमैनिया का जो कैरियर होता है वो सैंड फ्लाई होता है, या फिर उसको फ्लीबोटोमस होता है कहते हैं, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मतलब सैंड फ्लाई का ही नाम है फ्लीबोटोमस। अगर सैंड फ्लाई दिया होता तो हम उसको करते, लेकिन फ्लीबोटोमस हम इसमें करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला आजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। अभी हमने देखा कि फ्लीबोटोमस से होता है। फ्लीबोटोमस नाम है इसका सैंड फ्लाई का, सैंड फ्लाई। तो ये सैंड फ्लाई से फैलता है। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाता है। सैंड फ्लाई फैलाता है काला आजार को। इसको हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। इसको हमें काला आजार तथा ओरिएंटल सौर रोग की निम्न में से किसके द्वारा फैलता है। तो काला आजार और ओरिएंटल सौर लेशमैनिया ट्रॉपिका द्वारा फैलता है। लेशमैनिया ट्रॉपिका द्वारा फैलता है। लेशमैनिया ट्रॉपिका भी ओरिएंटल सौर। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें सैंड फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, घरेलू मक्खी और टिड्डा। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, सैंड फ्लाई। ठीक है, ये इसका कैरियर है, ट्रांसमिट करता है इसको। अगला क्वेश्चन है, लेशमैनिया डोनामिनी से कौन सा रोग होता है। लेशमैनिया डोनामिनी से कौन सा रोग होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ओरिएंटल सोर, काला आजार, डिसेंट्री। इसका राइट आंसर है काला आजार। लेशमैनिया डोनामिनी से कौन सा रोग होता है। लेशमैनिया डोनामिनी से होता है काला आजार। यही लेशमैनिया डोनामिनी से कौन सा रोग होता है, काला आजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला आजार बीमारी का वाहक मतलब कैरियर ट्रांसमिट किससे होता है। ग्लॉसिना, पेडिकुलस एंड फ्लीबोटोमस, एडीज। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था इसको कि ये फ्लीबोटोमस से होता है। अब फ्लीबोटोमस नाम है किसका, सैंड फ्लाई का नाम है फ्लीबोटोमस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लीबोटोमस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। सुफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। सुफनर्स, जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें हमें सुफनर के डॉट्स दिखाई देते हैं उनके एरिथ्रोसाइट्स में। तो वो किसका लक्षण है। ऑप्शन है फाइलेरिया का, मलेरिया का, जियार्डियासिस के कारण, काला आजार के कारण। तो इसका राइट आंसर है मलेरिया के कारण। इसी सुफनर डॉट को ही देख के बताया जाता है कि हाँ मलेरिया हो गया है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं। जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के क्रिप्टोमेरोजोइट्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं तो ये क्रमशः सिग्नेट रिंग अवस्था तथा अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डॉट दिखाई देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर इनका आ जाता है और ये इस तरह से दिखाई देते हैं, नारंगी या पीले रंग के। इसी को कहा जाता है सुफनर के डॉट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं।
प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइटिस। तो वो किस में होता है एंडोपैरासाइट, किस क्लास में एंडोपैरासाइट होता है प्रोटोजोआ के किस क्लास में? पहला ऑप्शन है सार्कोडिना, दूसरा है फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में ही इंटरनल पैरासाइट्स आते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतः एंडोपैरासाइट्स आते हैं। इनमें गमन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब फ्लैजला वगैरह नहीं होते हैं, तो मूवमेंट नहीं हो पाता है इनका। इनमें प्रायः विजार्ड जो स्पोरोजेनेसिस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटोजोआ का कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें एंडोपैरासाइट्स आते हैं? तो वो है स्पोरोजोआ। अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में जो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है? तो अमीबा में पोषण किस तरह का है? पादप, सम, परजीवी, मृतोपजीवी, होलोजोइक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। तो इसका होता है होलोजोइक। होलोजोइक होता है। इसका मतलब क्या है? अमीबा में पोषण होलोजोइक होता है। ये सर्वाहारी होता है, मतलब ये सर्वा ओमनीओरस है, ओमनीओरस होता है, ओमनीओरस होता है, अर्थात सभी प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीवों को खाता है। इसके पश्चात इसकी अपनी कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल्स में इनका पाचन भी कर देता है। अतः जो पाचन होता है, इनका डाइजेशन होता है, वो अंतः कोशिकीय होता है, इंट्रासेलुलर होता है, कोशिका के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में पोषण होता है। होलोजोइक हमने देख लिया है, होलोजोइक होता है। अगला, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है। साइजांट अवस्था कब पाई जाती है? मानव के रक्त में, मानव के लाल रुधिराणु में, एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में, एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में, एनाफ्लीज मच्छर की लाल ग्रंथियों में, की लाल मनुष्य के लाल रुधिराणु में। ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड ऑफ मैन, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, स्टमक ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। मतलब मानव के लाल जो रुधिराण होते हैं उसमें साइजांट अवस्था पाई जाती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है जो दो स्थानों पर पाई जाती है। एक तो मनुष्य के यकृत कोशिका में होती है, लीवर सेल्स में, और दूसरी मनुष्य के लाल। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? लीवर सेल में पाई जाती है। लीवर सेल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और वो भी मनुष्य के लीवर सेल में, मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में, और दूसरा होता है मनुष्य की आरबीसीज में। तो दो जगह ये अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में साइजोगोनी होती है जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो साइजांट अवस्था कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के लाल रुधिराणुओं में पाई जाती है और मनुष्य के लीवर सेल्स में पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बी वाला। अगला क्वेश्चन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो अभी हमने पढ़ा है। लीवर सेल्स में और आरबीसी में पाई जाती है। इसमें ये जो साइजोगोनी है अलैंगिक जनन होता है। साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था होती है। तो ये हमने अभी देखा था, वही क्वेश्चन है। एनाफ्लीज के आमाशय में नहीं, मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के लाल रुधिराणु में, एनाफ्लीज की लाल ग्रंथि, मनुष्य के लाल रुधिराणु में। लाल रुधिराणु आरबीसी और लीवर सेल्स में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये हमने देख लिया था, सी एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन होता है। अगला क्वेश्चन, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? कोष्ठपूर्ण अवस्था, चतुष्केंद्रीय कोष्ठ, कोष्ठ की अवस्था, ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्टिक स्टेज, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, सिस्टिक स्टेज एंड फोर्थ इज ट्रोफोजॉइट स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी। सी का मतलब क्या है? चतुष्केंद्र की कोष्ठ। इसका राइट आंसर है टेट्रा न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लियस होंगे। मनुष्य के लिए एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था चतुष्केंद्रकीय कोष्ठ
टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। इसका निर्माण मनुष्य की आंत में होता है, जो मल द्वारा बाहर निकल आता है तथा इसी रूप में जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्य को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबी पेचिस या डिसेंट्री रोग कहा जाता है। ये इसलिए जैसे जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ इसको फैलाती हैं और इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह एक जैसे ख़राब चीज़ कोई है उस पर वो बैठ जाती हैं और फिर जाके स्वस्थ, अगर खाना खुला है, चाट खुला है, इस तरह की कोई चीज़ें खुली हैं उस पर बैठ जाती हैं, तो इससे ये फैल जाता है। तो इसमें जो अवस्था है वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है, एंटम अमीबा। ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होता है यही जो है संक्रामक स्थिति होती है, यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसकी, एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका की। इससे पेचिस होता है। पेचिस उत्पन्न करने वाला कारक क्या है, एंटम अमीबा जिंजिवलिस। जिंजिवलिस दांत में होता है। एंटम अमीबा बक्कालिस, एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका, कोलाई, एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका राइट आंसर है एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है एक संकुचित धानी, 2 संकुचित धानी, 3, 4 संकुचित धानी अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि संकुचित धानी डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है संकुचनशील धानी। और एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में रहता है। इसकी चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलन भाग का माध्यम होता है, जो कि इसकी कोशिका में आइसोटोनिक जो बनाए रखता है, आइसोटोनिक होता है। अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संकुचनशील धानी जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, लेकिन में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो मसूड़ों की जब बात आ रही है तो जिंजिवलिस होगा। एंटम अमीबा जिंजिवलिस, हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, कोलाई कोलान में होता है, जियार्डिया इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है एंटम अमीबा जिंजिवलिस। एंटम अमीबा जिंजिवलिस क्या करता है, एंटम अमीबा जिंजिवलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य जो मानव के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत एवं मसूड़ों के पास स्थित जिंजाइवल ऊतक में पाया जाता है। यह अपना भोजन मुख गुहा की एपिथेलियम ऊतक, भोजन के टुकड़े और जीवाणु आदि से प्राप्त करता है या मसूड़ों को क्षत पहुंचाता है। जो जिंजिवलिस जो लेयर होती है उसी को क्षत पहुंचा देता है, इसीलिए इसका नाम एंटम अमीबा जिंजिवलिस रखा गया है मसूड़ों को। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या काम है। तो वो परासरण नियंत्रण करता है, सबको पता है। ऑस्मो रेगुलेशन, पाचन तो करता नहीं है संकुचनशील धानी, उत्सर्जन भी नहीं करता। 16, तो ये इसका जल अवशोषण नहीं करता है, ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन करता है, परासरण नियंत्रण करता है। तो इसका ये हो गया है। संकुचनशील धानी का कार्य है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य होता है परासरण नियंत्रण, अर्थात यह उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। यह केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में ही होता है। जब जो जल होगा तभी तो ऑस्मो रेगुलेशन हो पाएगा। तो ये हमेशा उसी में होता है जो ताजे जल में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। सत्य कथन पहचानिए। क्या है सत्य कथन, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब हेट्रोट्रॉफ्स। स्पंज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में निडोब्लास्ट द्वारा स्थित होता है। सभी कथन सही हैं। तो हेड्रोफाइट्स होते हैं क्योंकि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सबको जो उसमें पानी में पाए जाते हैं छोटे जीव उनको खाते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये अधिकतर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। ट्राइकोसिस्टिस का क्या कार्य होता है। ट्राइकोसिस्टिस का क्या कार्य होता है, ट्राइकोसिस्टिस का क्या कार्य होता है, बचाव एवं सुरक्षा के लिए, प्रजनन में सहयोग, बचाव
प्रजनन में सहयोग, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सही। तो ट्राइकोसिस्ट हमेशा किस लिए होता है? ऑफेंस के लिए होता है। ये डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए होता है। पहला बचाव एवं सुरक्षा का कार्य करते हैं। ट्राइकोसिस्टिस पैरामीशियम तथा अन्य सिलियर्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। तो बचाव भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों का कार्य करते हैं, बचाएंगे भी और सुरक्षा भी करेंगे। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है? ऑफेंस एंड डिफेंस हमने देख लिया है। ट्राइकोसिट पैरामीशियम सिलियर्स में पाए जाते हैं और पकड़ने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? बहुरूपी अवस्थाएं मतलब पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अब किसकी लाइफ साइकिल में पॉलीमॉर्फिक फाउंड है, पॉलीमॉर्फिक अवस्था पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एंटाबीवा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा यूग्लिना, बैलेंटीरिया। तो ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में ट्रिपैनोसोमा इसका राइट आंसर है। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3, 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना और कोश की अंगक सेल ऑर्गेनेल्स दोनों में अलग होता है। ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा में इसे बहुरूपता कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ट्रिपैनोसोमा है। अगला क्वेश्चन पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? पैरामीशियम में आदान प्रदान होता है लघु केंद्रक द्वारा, माइक्रोन्यूक्लियाई इसका राइट आंसर पहला है। तो आज बस इतना ही, कल से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।